गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, GKIS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नदित्य देवंगन और आज हम इंडियन जीएस के जियोग्राफी वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत नदियों का देश है। भारत में बड़े छोटे सभी प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अगर बड़ी नदियों में हम देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, इवन अपना महानदी को भी अपन ले सकते हैं। तो ये सब बड़े नदियाँ हैं। उसी प्रकार छोटे नदियों में शिवनाथ हो गया, खारून नदी हो गया और बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं। लेकिन जब हम भारत की नदियों के बारे में देखते हैं, जब उसका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर देखते हैं। तो भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं। उसमें से है पहला हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों का नाम इसलिए हिमालय नदियाँ रखा गया क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से होती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, मूल रूप से जो दक्षिण भारत के जो भाग आते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। तो उनमें वहाँ से जो उद्गम होने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं उनकी विशेषताओं का, तब हम पाते हैं कि हिमालय नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। इसका कारण ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत में वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। तो इसलिए वर्षा के समय में तो नदियों को जल मिलता ही है, साथ में जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलता है, इस कारण से भी इसमें वर्ष भर नदियों में जल भरा रहता है। इसकी तुलना में जहाँ प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ बर्फ वगैरह नहीं होता, इसलिए गर्मी के दिनों में यहाँ के जो है नदियाँ सूख जाती हैं या फिर उसका जल स्तर कम हो जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसके जल कम हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कावेरी नदी में कम जल होता है, गोदावरी नदी में तो बहुत जल स्तर बहुत कम हो जाता है। इसलिए उसको एक रिवर्स सिस्टम है जहाँ से उसको नीचे से ऊपर को पानी को ऊपर खींचा जाता है। और उसकी दूसरी विशेषता का जब हम तुलना करते हैं तो इसमें अधिक बाढ़ आते हैं हिमालयी नदियों से। जैसे कि हम देखते हैं बिहार में अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बिहार में बाढ़ आ रहा है, असम में भी बाढ़ के बारे में सुनते रहते हैं और उत्तराखंड में भी हम न्यूज़ में ज़्यादा बाढ़ के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में हम ज़्यादातर बाढ़ के बारे में सुनते नहीं हैं। कभी कभी तो आता ही है, लेकिन अधिकतर हम उत्तर भारत में ही बाढ़ के बारे में सुनते हैं। इसका यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर जल भरा रहता है और पानी की मात्रा भी अधिक होता है। इस कारण से यहाँ बाढ़ अधिक होता है। तो ये दो विशेषताओं के बारे में हम तुलना देख चुके हैं। हिमालय नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है, तो इसमें केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है, और यहाँ अधिक बाढ़ आता है तो यहाँ अपेक्षाकृत कम बाढ़ आता है। तो सबसे पहले हम हिमालय नदियों के बारे में अपन क्रम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हिमालय नदियों में प्रमुख नदी है गंगा नदी तंत्र। लेकिन गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ शब्दावली के विषय में चर्चा कर लें, जिन पर बच्चों को अक्सर डाउट्स होता है। ये कुछ शब्द हैं जैसे कि बेसिन हो गया, नदी तंत्र, अपवाह तंत्र। ये शब्द हैं जो अपने स्कूल के समय से आप सुनते आ रहे हो, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को इसमें डाउट्स होता है। तो आज इस क्लास के बाद अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें हम सभी को अच्छे से डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिन या फिर जलग्रहण क्षेत्र या फिर अपवाह क्षेत्र या फिर नदी द्रोणी। ये सभी जो शब्द है सभी का अर्थ एक ही है, लेकिन अब ये है क्या ये शब्द, इसको हम समझ लेते हैं फिगर से। तो उसके लिए अपन बनाते हैं एक मुख्य नदी बनाते हैं। मान लीजिए कि मुख्य नदी अपना महानदी को ही ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो ये है, मान लेते हैं महानदी। अब इस महानदी का कई सहायक नदी है, जैसे शिवनाथ हो गया, खारून हो गया, अरपा, पैरी, बहुत सारे हो गए। तो उसको अपन बना लेते हैं, जैसे कि कई सारे होते हैं, ऐसे इस साइड से भी। तो बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन उसे कहते हैं मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा जिन क्षेत्रों से जल को अपने साथ बहा कर लाते हैं, उस क्षेत्र को बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र या फिर नदी द्रोणी कहते हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा जिन क्षेत्रों से जल को बहा कर लाया जाता है, उस क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। जैसे कि मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ।
ये जो मैंने ब्लू कलर से जो पॉइंट आउट किया है उस पूरे क्षेत्र को हम बेसिन कहेंगे, नदी को नहीं। हम नदी को नहीं देखना है इसमें सिर्फ क्षेत्र को देखना है, उसको बेसिन कहेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र भी कहेंगे, और नदी द्रोणी भी उसी जो क्षेत्र है उसी को हम बेसिन कहेंगे। ठीक है। और दूसरा शब्द है अपना नदी तंत्र या फिर अपोहा तंत्र। अब इसके बारे में देखते हैं, इसको भी अपन फिगर बना के समझ लेते हैं। तो इसके लिए अपन बनाते हैं, ये एक मुख्य नदी बनाते हैं। सपोज कि एक मुख्य नदी अपन मान लेते हैं, गंगा नदी को मान लेते हैं, फेमस नदी अपना गंगा। ठीक है, ये एक गंगा नदी है, मुख्य नदी है। इसकी कई सारे सहायक नदी है, जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक और बहुत सारे। तो इसको भी बना लेते हैं अपन सहायक नदियों को, इससे क्या है कि आप समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये मुख्य नदी हो गया और उसकी कुछ सहायक नदियाँ हो गया। अब इस फिगर से अपन को समझना है कि नदी तंत्र या फिर अपोहा तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, नदी तंत्र, अपोहा क्षेत्र, ऐसे सब एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि बेसिन अलग होता है, अपोहा क्षेत्र वाला सब अलग है, और ये नदी तंत्र और अपोहा तंत्र ये अलग है। अपोहा तंत्र किसे कहते हैं, मुख्य नदी और सहायक नदी जब आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, जैसे कि ये वृक्षाकार आकार में दिख रहे हैं, जैसे वृक्ष का रहता है ना, अलग अलग तने से निकले रहते हैं, इसी प्रकार से। तो नदी तंत्र उसे अपन कहेंगे जब मुख्य नदी और सहायक नदी इन सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से हम नदी तंत्र बनता है। जैसे अपन गंगा नदी तंत्र बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे उसी गंगा नदी तंत्र को, तो इसी को कहेंगे नदी तंत्र। मतलब मुख्य नदी और सहायक नदियों को मिलाकर ही नदी तंत्र बनता है, या फिर अपोहा तंत्र भी उसी को बोलते हैं। तो स्पष्ट हो गया, बेसिन वह है जहां से मुख्य नदी और सहायक नदी जल बहा कर लाते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं, और नदी तंत्र मुख्य नदी और सहायक नदियों को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। तो आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर मैं इसको मिटाकर अपना आगे का वीडियो बढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये है भारत की नदियों में, मैं इसमें लिख देता हूँ। भारत की नदियाँ। तो ये है गंगा नदी तंत्र, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें मैप के द्वारा कौन सी स्टेट से कैसे गुजरते हैं सभी को हम अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, मैं बताते एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी तंत्र में आप जानते हैं मुख्य नदी गंगा होते हैं, और उसके कई सहायक नदियाँ भी होती हैं, जैसे कि यमुना वगैरह हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ गंगोत्री या फिर गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। गंगा नदी को उद्गम इसी को माना जाता है, लेकिन अभी गंगा का नाम यहाँ पड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जब गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलता है उसे हम लोग कहते हैं भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से निकलता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। देखिए, राज्य भी बना हुआ है, उत्तराखंड है, तो यहाँ के ग्लेशियर से निकलता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से भिलांगना नदी आता है बाईं ओर से, नदी के जो बाईं ओर से भिलांगना नदी आता है, और जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ स्थान है टिहरी, जहाँ टिहरी में भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। टिहरी बांध, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो जो टिहरी नामक स्थान पर जहाँ भिलांगना नदी के साथ संगम बनाता है, भिलांगना, फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ता है और एक स्थान पर रुक जाता है। फिर इधर से अलकनंदा नदी निकलता है, जो कि सतोपन ग्लेशियर से, उत्तराखंड में सतोपन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, एक अन्य नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़कर भागीरथी नदी से मिलता है तो उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ये जो कि जहाँ पूजा पाठ के लिए सब हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है देवप्रयाग। तो इन दोनों का मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब दो नदियों का संगम होता है और उसको किसी विशेष नाम से दिया जाता है तो परीक्षा के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक हो जाता है। तो ये देवप्रयाग को आप लोग याद रखिएगा, दोनों के संगम स्थल को कहते हैं। अलकनंदा नदी में अन्य जो उसके सहायक नदी है उसके मिलन स्थल को भी अलग अलग प्रयागों का नाम दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, इधर बाईं ओर से, ये अलकनंदा नदी के बाईं ओर से 3 लगातार नदियाँ उसमें मिलती हैं। पहला है धौली गंगा, दूसरा है नंदाकिनी, तीसरा है पिंडार नदी, जो कि बाईं ओर से मिलती है। धौली गंगा के साथ जो संगम स्थल है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, जो कि मैंने इसमें एरो करके लिख भी दिया है, विष्णु प्रयाग।
दूसरा है मंदाकिनी नदी के साथ में नंदप्रयाग बनाता है, पिंडा नदी के साथ में कर्णप्रयाग बनाता है, और इधर जब दाईं ओर से मंदाकिनी नदी आता है एक, उसके साथ में बनाते हैं रुद्रप्रयाग। मैंने सभी का जो ग्रीन कलर के मार्कर से सबका प्रयाग का नाम लिख दिए हैं, और आप इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे व्यापम में हो, CGPSC में इसको जो सही जोड़ी मिलाओ करके देते हैं जो है प्री में, तो उसके लिए ये ना अच्छा टॉपिक रहता है देने के लिए, तो इसको याद रखना जरूरी है। और ये तो देवप्रयाग है ही, अलकनंदा और भागीरथी के बीच में देवप्रयाग होता है। और जब ये मिलता है देवप्रयाग के बाद ये नदी कहलाता है गंगा। तो अब तक क्या चल रहा था, भागीरथी और इधर से अलकनंदा, जब दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलते हैं उसके बाद से गंगा नदी कहलाता है। तो गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन कभी भी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसको लेना, गंगोत्री को, क्योंकि मुख्य नदी तो भागीरथी ही है, अलकनंदा तो उसकी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ से गंगा स्टार्ट हो गया। अब गंगा नदी बहते हुए ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश जो कि तीर्थ स्थल है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। ऋषिकेश से उससे गुजरते हैं और उसकी रास्ते में ही वो राजा जी नेशनल पार्क से भी होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं व्यापम में या PSC में, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर ही रखा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नेशनल पार्क से गुजरता है। गुजरने के बाद ये हरिद्वार में पहुँचते हैं। हरिद्वार आप सभी जानते हैं, हरिद्वार भी एक तीर्थ स्थल है। हरिद्वार इसलिए भी प्रसिद्ध है कि हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है वो मैदानी भाग में बहना शुरू करती है। अब तक हरिद्वार से ऊपर जितने भी है नदियाँ हैं, गंगा या उसकी सहायक नदी, सभी पर्वत, हिमालय पर्वत को काट कर बह रही थी। और उसके बाद हरिद्वार के बाद अब मैदान भाग में ये आ चुके हैं, मैदान में प्रवेश कर ले, मैदान में बह रहे हैं। मैं थोड़ी देर मैदान में बहने के बाद ये उत्तराखंड से अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। ये देखो, इसके बाद ये उत्तर प्रदेश वाला राज्य है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ गया अब गंगा नदी। और वो बहते बहते यहाँ कन्नौज के पास आता है। कन्नौज के पास यहाँ एक नदी आता है, इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड के दूधाटोली की पहाड़ी से निकलती है, और निकलने के बाद ये बहते हुए उत्तर प्रदेश में आके कन्नौज में मिल जाते हैं। तो कन्नौज एक फेमस सिटी है। तो पूछ भी सकते हैं कि कन्नौज कौन सी नदी के किनारे है, और या फिर किन नदियों की संगम पर है। तो वो रामगंगा नदी और गंगा नदी के संगम स्थल पर है कन्नौज शहर। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए कानपुर शहर से होकर गुजरते हैं। कानपुर भी प्रसिद्ध शहर है, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद इधर से उत्तराखंड से ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, सबको पता है। यमुनोत्री से ही यमुना रिवर निकलता है, और ये बहते हुए इधर दिल्ली से और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ऐसे होते हुए ये आता है प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद था पहले। प्रयागराज में आकर मिलता है, और ये कि प्रसिद्ध स्थल है जहाँ मेला भी लगता है, और प्रयागराज है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ एक सरस्वती नदी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अभी तक उसका कोई एविडेंस मिला नहीं है। तो अभी सिर्फ दो ही को अपन याद रखते हैं, गंगा और यमुना के जो मिलन स्थल है उसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज के आगे जब बढ़ते हैं तो उसके हिसाब पर गाजीपुर आता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजीपुर। यहाँ पर यह है फुलर लेक, इसको लिख लो, फुलर झील। उत्तर प्रदेश में ही फुलर झील है। फुलर झील से गोमती नदी निकलते हैं, प्रसिद्ध नदी है गोमती नदी। वहाँ से निकलने के बाद ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहाँ से गुजरते हुए ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये गंगा नदी में मिल जाता है। तो इसको याद रखने वाली बात है, क्योंकि राजधानी से होकर गुजरता है, तो फेमस नदी है गोमती नदी। फिर गंगा नदी है, आगे बढ़ते हैं, इधर गाजीपुर से आगे बढ़ते बढ़ते वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, वहाँ से बहते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ एक कर्मनाशा नदी, उत्तर प्रदेश की छोटा सा नदी है, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ठीक है। कर्मनाशा नदी यहाँ उसमें दाईं ओर से मिल जाती है। ये दाईं ओर होगा गंगा नदी का, ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। उसके बाद गंगा नदी इधर बहते हुए उत्तर प्रदेश से सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है। यहाँ बिहार में अब हम आगे का देखते हैं नदी का। अब नेपाल से एक नदी निकलती है, काली नदी। सभी को पता है, जब हिमालय का हम विभाजन करते हैं तो काली नदी और सतलज नदी के बीच को बांटते हैं, तो ये वही काली नदी है। तो काली नदी जो कि नेपाल से निकलती है, और निकलने के बाद जैसे ही भारत में आता है तो भारत में इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध नदी है शारदा नदी, लेकिन शारदा नदी सिर्फ कुछ दूरी तक के माना जाता है। उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश का, वहाँ जब आगे आते हैं तो ये कर्णाली नदी है, नेपाल में कर्णाली नदी है। जब दोनों मिल जाते हैं यहाँ, उसके बाद इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी जो कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, यमुना नहीं सबसे बड़ा सहायक नदी, ये सबसे लंबा सहायक नदी है।
सबसे बड़ा आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी लाने वाला घाघरा है। ठीक है, तो इसमें फंसा सकते हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा सहायक नदी है घाघरा। ठीक है, जब दो नदी मिलने के बाद, काली और करनाली के मिलने के बाद इसको घाघरा कहलाते हैं, और उसके ऊपर जो काली है उसी को शारदा भी बोलते हैं। नाम में कोई डाउट न रहे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। काली नदी नेपाल से निकलता है और निकलने के बाद ये भारत में आते हैं, तो उसको शारदा के नाम से जानते हैं। काली को ही शारदा के नाम से जानते हैं। फिर एक दूसरा है करनाली नदी, जो कि नेपाल से आकर भारत में आता है, और जब दोनों मिल जाता है उसके बाद इसको घाघरा बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि घाघरा नदी को ही जब उत्तर प्रदेश में आगे चलते हैं तो अयोध्या के पास इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। आप सबने सुना होगा कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो सरयू को ही क्षेत्रीय स्तर पर घाघरा को ही सरयू बोलते हैं वहाँ अयोध्या के आसपास। तो ये घाघरा ही है जो अयोध्या के किनारे से गुजरता है, जहाँ पर अभी राम मंदिर भी बनने वाला है। तो इसके बाद अयोध्या के से निकलने के बाद ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कुछ दूर बहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्माण करता है, तो यही है घाघरा नदी है। फिर एक सीमा बनाते हुए यहाँ बिहार के छपरा नाम के स्थान पर गंगा नदी से मिल जाता है। तो छपरा आपने सुना ही होगा, ये भी फेमस शहर है। ठीक है, उसके बाद नेपाल से एक नदी निकलता है गंडक नदी। नेपाल से गंडक नदी आता है और यहाँ बिहार के पटना नाम के स्थान पर गंगा नदी में मिल जाता है। पटना भी बिहार की राजधानी है और इतिहास में भी बहुत महत्व रहा है पटना का। ठीक है, और इधर से फिर मैकाल रेंज से सोन नदी आता है, और रिफ्ट वैली के बारे में आगे चर्चा होगा आगे के क्लास में, क्योंकि इसका टॉपिक ही है। तो सोन नदी मैकाल रेंज से निकलकर सोन नदी मैकाल रेंज से निकलकर इधर उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए सीधा पटना में जाकर बहती है। ये देखिए, मैं मैप में दर्शाया भी हूँ कि सोन नदी ये निकलकर पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसके बाद झारखंड के बाउंड्री पर बहते हुए ये बिहार में पहुँचता है और पटना में जाकर अपना जल गिराता है गंगा नदी में। एक अन्य छोटा सा नदी है पुनपुन नदी, ये भी पटना में गिरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 3 नदी एक ही शहर के पास अपना जल गिराता है, गंडक, सोन और पुनपुन। इन तीनों के ही संगम स्थल पर पटना शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे बिहार से ही एक छोटा सा नदी निकलता है बूढ़ी गंडक। इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, ये बस एक छोटा सा नदी है जो कि गंगे सहायक है, इसमें इस रूप में याद रखिए। फिर नेपाल से एक नदी निकलती है कोसी नदी। नेपाल से निकलने के बाद ये बिहार में आता है और बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर अपना गंगा नदी के साथ मिल जाता है। कोसी के विषय में जानने वाली बात यह है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है कि कोसी बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है बिहार में। इसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारा क्योंकि इसका ढलान बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम हिमालय जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो हिमालय का जो ऊंचाई बढ़ता जाता है, तो ऊंचाई बढ़ेगा तो नदी का स्पीड भी बढ़ेगा, जितने ऊंचे से गिरेगा उतने स्पीड रहेगा। तो स्पीड रहेगा तो बहुत ज़्यादा मिट्टी अपने साथ लेके आते हैं, और जैसे मिट्टी को बहाता है ना तो नदी फैलने लगता है, मैदान में बहने लगता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो कोसी नदी इसी कारण से इसको बिहार का शोक कहते हैं। अधिकतर बाढ़ यही लाते हैं बिहार में। ठीक है, फिर गंगा नदी यहाँ भागलपुर तक तो पहुँच गई बिहार का। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये जाते हैं क्या बोलते हैं झारखंड में थोड़ा दूर भी बहता है, ज़्यादा दूर नहीं। ये देखो, ये बॉर्डर में ही बहता है। उसके बाद ये सीधा प्रवेश कर जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर एक बैरेज बनाया गया है, जहाँ गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाता है। यह नीचे वाला भाग को बोलते हैं भागीरथी हुगली, जो नीचे की ओर बह जाता है इधर। और जो मुख्य नदी यही है। जो बैरेज बनाया गया है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसमें से एक छोटा सा नदी भागीरथी हुगली ये है, और मुख्य नदी ये है, जिसको आगे बांग्लादेश में जाते हैं तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाते हैं, जो कि आगे ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना नदी, उसके साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाता है। ठीक है, भागीरथी का यहाँ एक और सहायक नदी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, दामोदर नदी यहाँ झारखंड में रांची के पठार से निकलते हैं। रांची यहाँ की राजधानी भी है, यहाँ में धोनी का शहर भी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो रांची के पठार से दामोदर नदी निकलता है और बहते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में भागीरथी हुगली, जो कि गंगा का हिस्सा है, उसमें जाकर मिल जाता है।
ये हो जाएगा दामोदर नदी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहाँ गंगा गंगोत्री से निकला था और उसके बाद कई राज्यों से गुजरते हुए ये उसके सहायक नदियों को हमने पूरा देखा। उसके बाद अंत में ये पद्मा के रूप में बांग्लादेश में पहुंच जाती है और वो जमुना के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और जहाँ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने गंगोत्री गंगा अपवाह तंत्र को हमने देखा। इसी प्रकार हम आगे के वीडियो में यमुना नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को भी कवर करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।